पता है ऐसा आ रहे हैं स्टूडेंट राइट एसोसिएशन प्रधान है बैठे हैं उड़ा रहे हैं ईद बोल रखा जाएगा कि यहीं रहेगा ये गाँव की तरफ से सतबीर जी है समिति की तरफ से मुझे मेरे बात बुला दियो धन्यवाद करेंगे नाम लिख लो इसका उद्धार करो अर्पण है तन मन धन स्वागत स्वीकार करो मन में और प्राणों में भरी श्रद्धा की गलियां मन में और प्राणों में भरी श्रद्धा की गलियां धन्यवाद। प्यारी बेटियों की मधुर आवाज वातावरण में खुशी पैदा की और बड़ा अच्छा सौभाग्य है हमारा आप जैसों के प्रयास से गांव के सभी ग्रामीण सदस्यों के प्रयास से हर साल सुपर 100 में 3 से 4 विद्यार्थी सेलेक्ट हो जाते हैं सर। और कक्षा 8वीं के स्तर पर नेशनल स्कॉलरशिप का एग्ज़ाम होता है। गत वर्ष 3 विद्यार्थी उनमें भी सिलेक्ट हुए हैं। तो कहने का भाव ये है कि प्रतिभा हमारे विद्यालय में बहुत है सर। थोड़ा सा हमारे यहाँ स्टाफ की थोड़ी समस्या रहती है और ऑफिस में भी ये चर्चा हुई थी। सभी के प्रत्यक्ष सामने यही निवेदन करता हूँ सर, आपके हाथ में जो भी विद्यालय से संबंधित स्टाफ की बात हो या अन्य कोई कार्य हो, जैसा संभव हो हमारी मदद करते रहें सर। आपका बहुत धन्यवाद होगा इसके लिए। और आगामी कार्यक्रम ज़्यादा विस्तृत न हो इसलिए मैं अधिक अपनी ज़्यादा न कहता अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी का बहुत धन्यवाद। धन्यवाद शास्त्री जी का। देखिए इतने बड़े पद पर विराजमान श्री अशोक कुमार जी गर्ग, मैंने समय के बारे में पूछा। अफसरों के पास समय नहीं होता, लेकिन इन्होंने कहा जी समय का कोई चक्कर नहीं। एक बार तालियां बजा दे भाई, दिल खुश हो गया। बहुत बढ़िया। अब मैं चंद पल जो है हमारे गांव से श्री सतबीर जी हैं उनको आमंत्रित करता हूं। श्री सतबीर जी। बहुत ही मान के योग कमिश्नर साहब आदरणीय श्री गर्ग जी, एसएलसी कमेटी के मेंबर आदरणीय भाई दिसंबर जी, महावीर जी, पवन जी, मैडम लांबा जी, प्रिंसिपल साहब और मेरे चाचा जी
श्री चतर सिंह जी और सम्मानित बुजुर्गों और इस देश के भविष्य प्यारे बच्चों, आज बहुत ही खुशी का दिन है जब हम ऐसे अवसर पे यहाँ पे हैं जब इस स्कूल में प्रतिभावान बच्चों को सम्मानित करने का अवसर श्री गर्ग साहब को, कमिश्नर साहब को, प्रिंसिपल साहब ने समय लिया और इन्होंने ये स्वीकार किया। और इन बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए आज हमारे बीच में एक योग्य अधिकारी आज मौजूद हैं। आदरणीय ग्रामवासियों, आपके खून में, आपके जज्बे में, आपके विचारों में शिक्षा पहले दिन से रही है। आपकी प्राथमिकता पुराने समय से शिक्षा के प्रति आप बहुत जागरूक रहे हैं। आपके बहुत सारे कीर्तिमान, चाहे विद्या प्रचारिणी के नाम से स्कूल शुरुआत किया गया हो या मिडिल स्कूल की स्थापना हो या हाई स्कूल की, आदरणीय गर्ग साहब, ये पूरे ब्लॉक में ये गांव प्रथम रहा है और ये गौरव हमें प्राप्त रहा है पीछे से कि मिडिल स्कूल गांव सिसाए से भी पहले आपके इस गांव में था और हाई स्कूल भी यहाँ पहले था। ये प्रकाश इन बुजुर्गों की वजह से, इनके शिक्षा के प्रति स्नेह की वजह से रहा है। आज पुनः विकास समिति गिराए में गठित की गई है और उसकी सोच एक बहुत ही पॉजिटिव एक सिस्टम में इन संस्थाओं को सुधारने की, गांव में पेड़ पौधे लगाने की, सफाई के प्रति जागरूक करने की और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को किस तरह से सुदृढ़ किया जा सकता है, इसमें प्रशासन के साथ कदम से कदम साथ मिलाकर चलने का हमने एक मन बनाया है, इस गांव ने मन बनाया है। और आपके मार्गदर्शन की ज़रूरत है और हमें आपके बहुत भरपूर सहयोग की ज़रूरत है सर। प्लीज़ हमारा आग्रह स्वीकार करते हुए एक कड़ी का सरकार के बीच में और हमारे बीच में कड़ी का रूप में काम करने का प्लीज़ प्रयास करें। धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सतवीर जी का भी, तालियां बजाएं, वे बहुत अच्छे विचार हैं। अब मैं हमारे मध्य विराजमान प्राचार्य पद पर विराजमान श्रीमती कविता लांबा जी, उनको मोमेंटो भेंट करेंगे हमारे कमिश्नर श्री अशोक कुमार जी गर्ग जो हैं उनको सम्मानित कर रहे हैं। बड़े गर्व की बात है भाई, बहुत गर्व की बात है। बीच बीच में चलता रहेगा तो आपको भी जो है आनंद आएगा। अब धन्यवाद श्री अशोक कुमार गर्ग जी का भी। मेरी बेटियां जो है इंतजार कर रही हैं, उस कला के क्षेत्र में आपको लिए चलते हैं जिसके लिए आप जो हैं बेचैनी से प्रतीक्षा कर रही हैं। तालियां बजाएं, बेटियां जो हैं आ रही हैं, हरियाणा की शान। आओ बेटियां आओ, शाबाश, तालियां बजाएं भी बेटियों के लिए, बहुत बढ़िया।
दुनिया में
बुजुर्गों के पास बैठिए, इनका मान सम्मान करिए। ये आपको जो आपने लक्ष्य निर्धारित किया है वो लक्ष्य आपको दिलाएंगे। धन्यवाद। 1200 रुपये से मान सम्मान कर रहे हैं बेटियों का, तालियां बजाएं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। अरे तालियां कम क्यों होगी, प्रसाद रखा है। जितनी तालियां बजाओगे ना उतना ही मजा आएगा प्रसाद खाने में। बहुत बढ़िया, धन्यवाद मैडम जी का। श्री राजकुमार जी शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए अद्भुत अनोखा कार्य करने वाले, आमंत्रित करता हूं मैं। अपना गम लेके कहीं और न जाया जाए, घर में बिखरी हुई चीज़ों को सजाया जाए। बाग में जाने के अदब हुआ करते हैं, किसी तितली को न फूलों से उड़ाया जाए। घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर लें, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। बहुत ही सौभाग्य का दिन है। हरियाणा के सबसे ईमानदार और संवेदनशील अधिकारी हमारे बीच में हैं, और एडीसी रहते हुए या एसडीएम रहते हुए भी इन्होंने हमारे गांव पर विशेष ध्यान रखा। जो भी गांव की दिक्कतें थी या जो भी इनसे पूरी हो सकती थी करने का प्रयास किया है। और हम आज भी इनसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि जो सरकार की स्कीम है, जो अधिकारियों ने गांव अडॉप्ट करने हैं, उनमें वे हमारे गांव को अडॉप्ट करें, गोद लें। और हमारा और प्रशासन का बीच में कड़ी का काम जो पहले मैनेजर साहब ने कहा है, ये करेंगे, ऐसी हमें उम्मीद है। प्यारे बच्चों, वो बीच में रह गई थी बातें। जो शिक्षा के क्षेत्र में सबसे ज़रूरी बात है वो परिवेश है, वातावरण है। वातावरण जहाँ का जैसा होगा वहाँ की शिक्षा भी वैसी होगी। आप बहुत सौभाग्यशाली हैं जो आज तक के सबसे अच्छे समय में आपने जन्म लिया है। इससे अच्छा समय पहले नहीं था। मानते हैं आप ये बात? आपके घर में आपकी दादी, कितने बच्चों की दादी पड़ी हुई हैं? हाथ खड़ा करेंगे वो बच्चे, बहुत कम हैं। दादा कितने बच्चों के पढ़े हुए हैं? थोड़े से ज़्यादा है। तो यही स्थिति नाना और नानी की भी होगी। ये बुजुर्ग हमारे सामने जो बैठे हैं, इनसे पहले की जो पीढ़ी थी उसमें गिनती के लोग पढ़े थे। और आपको ये बता दूं कि उनको पढ़ने के लिए 20, 30, 50 किलोमीटर तक दूर जाना पड़ता था। ये साधन नहीं थे। बसें तो बहुत दूर की बात है। जेठ की दोपहरी में भी वो लोग नंगे पांव जाते थे। तो कितने लोग पढ़ सकते हैं इतनी कठिन परिस्थितियों में? और उससे पहले का अगर जिक्र करें, क्या आपने ज्योतिबा फुले का नाम सुना है? उनकी पत्नी का क्या नाम था? सावित्रीबाई फुले। लगभग 200 साल पहले का आप देखें, सावित्रीबाई फुले के बारे में आपने पढ़ा है या सुना है, तो उस समय महिला शिक्षा यानी लड़कियों की शिक्षा तो सबसे बड़ा गुनाह माना जाता था। और लड़कियों को स्कूल जाने के लिए कैसे जाती होंगी, कोई सोच के बता सकता है कि उस समय की लड़कियां स्कूल में कैसे जाती होंगी? कोई बताएगा?
उस समय लड़कियों को स्कूल में भेजने के लिए बोरी में बंद करके उसके मम्मी पापा स्कूल में छोड़ के आते थे, कोई पता ना चले कि कैसे क्या है इसमें। और सावित्रीबाई फुले के बारे में आपने पढ़ा है कि जब वो पढ़ाने के लिए जाती थी तो 2 साड़ियाँ होती थी उसके पास, एक वो पहन के जाती थी और एक लपेट के जो है किसी भी चीज़ में बांध के लेके जाती थी पोटली के रूप में। और वो लोग जो हैं लड़कियों की शिक्षा के विरोधी जो लोग थे वो उस पर कीचड़ फेंकते थे, वो उस पर कक्कर और पत्थर फेंकते थे। वो उस कीचड़ को और गोबर को जाके साफ करती थी और दूसरी साड़ी पहनती थी और फिर लड़कियों को पढ़ाती थी। तो आप समझ सकते हैं कि आप कितने अच्छे दौर में पैदा हुए हैं, कितने अच्छे समय में पैदा हुए हैं। दुनिया का सबसे अच्छा समय है आज तक का कि आपको इतनी फैसिलिटी मिलती है। और दूसरा सौभाग्य आपका ये है कि इतने अच्छे गांव में आप पैदा हुए हैं, जहां के सारा गांव आज जो है आपकी शिक्षा के लिए जुटा हुआ है। ये गांव समझता है कि शिक्षा के बगैर जो है कोई भी देश, कोई भी समाज विकसित नहीं हो सकता, तरक्की नहीं कर सकता। शिक्षा ही उसका मूल मंत्र है, और वो भी सबसे ज़्यादा महिलाओं की शिक्षा। आदरणीय गर्ग साहब का भी प्रयास रहता है कि वो सबसे ज़्यादा महिला शिक्षा पर ही जोर रखते हैं, पर्दा प्रथा के दूर करने का प्रयास करते हैं, महिलाओं के लिए समान अधिकार हों, क्योंकि हम मानते हैं कि 50% जनसंख्या महिलाओं की है, लेकिन सामाजिक न्याय उसके बराबर नहीं मिल पाता है। हमारा पुरुष प्रधान समाज इस चीज़ में कहीं न कहीं कोई न कोई दिक्कतें पैदा करता है। लेकिन जो गांव, जो लोग इस शिक्षा के बारे में समझते हैं, वो अपनी बेटियों को, अपनी बहुओं को पढ़ाने का काम करते हैं, आगे बढ़ाने का काम करते हैं। आप जानते हैं कि शिक्षा का जो सबसे निचला स्तर है वो है सूचना प्रदान करना। शिक्षा में सूचना प्रदान करने का काम आज की शिक्षा कर रही है। आज आप पढ़ रहे हैं, वो सूचनाएं मिल रही होती हैं। ज्योतिबा कब पढ़ी, कब पैदा हुई, कौन थी, ये एक सूचना है। भगत सिंह कब पैदा हुए, उसकी माँ का नाम क्या था, ये सूचना है। इधर सूचना दी जाती है, आप याद करते हैं, पेपर में सूचना लिख दी जाती है जो आपने याद किया। पहले की शिक्षा तो मेमोरी बेस्ड थी, जो जितना याद कर सकता था वो उतना पढ़ सकता था, उसको आगे बढ़ने का मौका मिलता था। लेकिन आज तो जो है बहुत ही आगे का युग है। ये काम तो एक पेन ड्राइव भी कर सकता है, सूचनाएं तो वो भी एकत्रित करता है और आगे बढ़ा देता है। आप किसी भी दूसरे उसमें डालते हैं तो वो सूचनाएं दे देता है। लेकिन शिक्षा का जो मुख्य जो उद्देश्य है वो केवल ये नहीं है, उसमें सूचनाओं के साथ साथ समझ बनना। आप जो पढ़ रहे हैं क्या आप उसको समझ पा रहे हैं? उसके बाद संवेदनशील होना कि हमारे अंदर हम जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं या समाज में जो करने के लिए हम बाहर जाएंगे, हम समाज के पीछे से पीछे व्यक्ति के बारे में भी सोचें। ये संवेदनाएं हैं, संवेदनशील बनते हैं तभी उस शिक्षा का फ़ायदा। और फिर हमारी क्रिएटिविटी होती है कि हम समाज को क्या दे रहे हैं। इसमें 2 नाम आपको मैं बताना चाहता हूँ, ओसामा और ओबामा। सुने हैं 2 नाम तो आपने, ओसामा और ओबामा। ये 2 बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति थे, दोनों के दोनों। लेकिन एक ने सूचनाएं इकट्ठी भी की, संवेदनशील भी रहे, समझा भी और क्रिएटिविटी भी उसके अंदर थी, उसने समाज को दिया और वो अमेरिका जैसे सबसे बड़े और ताकतवर देश का राष्ट्रपति बना। दूसरा उतना ही इंटेलिजेंट था लेकिन वो संवेदनशील नहीं था। वो समाज को कुछ देने की बजाय उसने जो है दुनिया की सबसे बड़ी क्रिमिनल जो फोर्स थी उसका मुखिया बना। एक ने देश को और दुनिया को आगे बढ़ाने का काम किया, एक ने आतंकवाद फैलाया। ये केवल और केवल एक कमी है जहाँ संवेदनाएं नहीं है। अगर शिक्षा संवेदनहीन है, वो अध्यापक बनेगा तो केवल वो सिलेबस करवाएगा, बाहर की बात नहीं करेगा। डॉक्टर बनेगा तो वो पैसे के लिए चीर फाड़ करेगा, बिना काम की दवाइयाँ लिखेगा, ऑपरेशन करेगा। अगर वो अधिकारी बनेगा तो रिश्वत लेगा या दूसरे काम करेगा। तो सबसे ज़रूरी है संवेदनशील होना। मुझे लगता है कि ये एक ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया गया है गांव में, एक ऐसा जो वातावरण पैदा कर दिया गया है कि आपकी शिक्षा का और आपको संवेदनशील बनाने का काम ये सोसाइटी करेगी। तो इसके लिए सोसाइटी को भी और अपने आप के लिए भी एक बार जोरदार क्लैपिंग। अमेरिका के नोबेल पुरस्कार विजेता हुए हैं आई राबी।
उनके एक मित्र ने उनसे पूछा कि आप वैज्ञानिक क्यों बने, दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिकों में आपका नाम क्यों आया? तो उसने बताया कि मेरी माँ ने अनजाने में ही मुझे वैज्ञानिक बना दिया। और उसकी माँ की भूमिका क्या थी? सबसे अहम भूमिका थी। और लोग तो आज पढ़े लिखे लोग भी अपने बच्चों के नंबर पूछते हैं, वो ये पूछते हैं कि कोई इनाम जीता कि नहीं जीता, आपको शाबाशी मिली कि नहीं मिली। लेकिन आई राबी की माँ रोज़ाना एक ही बात पूछती थी, इजी क्या आपने आज क्लास में कोई अच्छा प्रश्न पूछा? केवल एक ही बात थी। हमारी शिक्षा जो है प्रश्नों को मार रही है, प्रश्न बच्चे नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उस माँ ने उस बच्चे को बताया कि प्रश्न करें। आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जो अपनी क्लास में अपने टीचर से प्रश्न करते हैं? हाथ खड़े करो बेटा ईमानदारी से, शाबाश। बहुत कम संख्या है। हम पुण्य और पाप की बात करते हैं, शिक्षा में भी एक पुण्य और पाप है। प्रश्न न पूछना सबसे बड़ा पाप है। और जो बच्चा अपने क्लास टीचर से प्रश्न पूछ लेता है उसका खुद का भला होता है, और जो बच्चे थोड़े शर्मीले हैं या बैक बेंचर हैं उनका भी भला हो जाता है। तो ये पुण्य कार्य आप करेंगे आगे से, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न पूछें। आपका इतना अच्छा स्टाफ, आपका इतना अच्छा स्कूल और ये चीज़ें आपको मिली हैं तो आप सौभाग्यशाली हैं। आप अपने स्टाफ के लिए भी एक बार ज़ोरदार क्लैपिंग करें। और अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न हो। सब बच्चों के लिए छोटी सी किताब है तोतो चांद, पहला अध्यापक और नैन्सी पावलू की अपने बच्चों को विज्ञान की दृष्टि दें। ये 3 किताबें हैं, ये आप हर बच्चा पढ़े और उसमें अपना वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा करें। ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न यहाँ भी करें। जो भी जिज्ञासा है आपकी, वो जिज्ञासा तब तक आपकी शांत न होए, आपके टीचर से, आपके कोई भी जो सिखाने वाला है उससे आप ज़रूर करेंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। और उसके बाद मैंने पहले भी बताया था कि गर्ग साहब जो है कोई भाषण देने के लिए नहीं आए। बहुत से लोग बच्चों को बहुत कम समझते हैं, वो सोचते हैं कि बच्चों को हम सिखा रहे हैं, लेकिन ये समझते हैं कि हम बच्चों से सीख रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। आप बहुत कुछ जानते हैं, आप वो चीज़ें जानते हैं, आपके प्रश्न वो हो सकते हैं जो हो सकता है गर्ग साहब को भी विचलित कर दें। इतना ज्ञान आप में हो सकता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न करेंगे। और मैडम पीछे बैठे हैं, जो भी बच्चा पहले प्रश्न या उत्तर देगा, बोलने की कोशिश करेगा, झिझकेगा नहीं, उसके लिए एक बहुत ही सुंदर पेन आपके लिए व्यवस्था की गई है। आपके लिए मौका है कि जिसको आज तक इनाम नहीं मिला है तो आज जो है आप इनाम के पात्र बने और गर्ग साहब के हाथों और उनके साथ एक ग्रुप फोटो भी आपका करवाया जाएगा, ये हमारा वादा है। और उम्मीद है कि ये गिराए विकास समिति, चाहे वो स्वतंत्रता आंदोलन से लेके आज तक का जो गांव का इतिहास रहा है, जिसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया है, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है, खेल के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है, बहुत से उच्च पदों पर यहाँ के पढ़े लिखे लोग गए हैं, दूर दूर तक के लोगों को यहाँ इस गांव ने शिक्षा दी है। और आज उम्मीद है एक बार पुनः जो है ऐसे ही झंडे गाड़ने का काम करेंगे, गांव में एकता पैदा की जाएगी, गांव में सामाजिक न्याय की व्यवस्था होगी, सबको बराबर लेके चला जाएगा और प्रत्येक व्यक्ति अपने आप इसके साथ जुड़ेगा और भाईचारा और प्यार प्रेम की बहार यहाँ होगी। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद श्री राजकुमार जी का। एक सूचना और है, एक तो मेरी तरफ से ये है कि मैं देश हरियाणा पत्रिका से जुड़ा हूँ, तो सर हिंदी के टीचर हैं, मैं इनसे भी और आप बच्चों को भी एक ऑफ़र है कि आप साल में कोई भी लेखन का कार्य करेंगे, किसी भी कविता, कहानी, वर्णन, स्कूल का, अपने जीवन का जो भी वर्णन लिखेंगे तो हम 3 इनाम उन बच्चों को देंगे। जितने पार्टिसिपेट करेंगे वो देश हरियाणा की तरफ से सर्टिफिकेट देगा। पहला 500 रुपये का नगद इनाम होगा, दूसरा 300 और 200 रुपये। और जिनकी अच्छी कविता, कहानियाँ जो भी होगी वो राष्ट्रीय स्तर की पत्रिका है उसमें छपवाने का काम हम करेंगे। दूसरी जो संदीप हैं समाज सेवी हमारे, इन्होंने भी एक सूचना ये दी है कि अब की बार जो +2 में, दोनों स्कूलों में +2 है, गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में, आरोही स्कूल में, जो भी बच्चा प्रथम स्थान पर रहेगा उसको 5100 रुपये, द्वितीय स्थान पर रहेगा 3100 रुपये और तृतीय स्थान पर रहेगा वो 2100 रुपये हर साल दिया करेंगे। अभी ये ऑफ़र आपके लिए है
कि अभी भी क्योंकि +2 के पेपर नहीं हुए हैं सारे, तो मेहनत करें और प्रथम आने का काम करें। और दूसरा इन्होंने कहा है कि जो बेटियां वहाँ स्वागत के लिए खड़ी थी वो कृपया मंच पे आ जाएं। ये अपनी तरफ से उन बच्चों को भी सम्मानित करना चाहते हैं 500 रुपये के साथ। वो बच्चे एक बार मंच पे ज़रूर आएँ, जिन बच्चों ने बाहर स्वागत के लिए जवार खड़े थे। धन्यवाद। धन्यवाद संदीप जी का। ये वही संदीप जी हैं भाई 26 जनवरी वाले, तालियां बजा दो एक बार। बहुत बढ़िया, जिन्होंने पूरे उत्साह के साथ उस कार्यक्रम को सफल बनाया था और तन मन धन से जो है इस विद्यालय की सेवा की थी। धन्यवाद संदीप जी का, बहुत बढ़िया। सर ने जो पत्रिका का ऑफर दिया हमें जो है स्वीकार है और ज़्यादा से ज़्यादा जो इस विद्यालय की भागीदारी रहेगी। धन्यवाद सर का। धन्यवाद सर। विद्यालय के इस प्रांगण में पूरे स्टाफ मेंबर की तरफ से, बच्चों की तरफ से, ग्रामवासियों की तरफ से, अन्य स्थान से आए हुए प्रबुद्धजन की तरफ से, हमारे जो आज के चीफ गेस्ट हैं कमिश्नर साहब श्री अशोक गर्ग जी, आदरणीय अशोक गर्ग जी, आदरणीय चतर सिंह जी का मैं हार्दिक अभिनंदन, वंदन और धन्यवाद करती हूँ और आभार भी व्यक्त करती हूँ कि वे अपने कीमती समय में से कुछ समय निकाल कर हमारे बच्चों के उत्साह बढ़ाने, प्रोत्साहन के लिए, सम्मानित के लिए आज हमारे यहाँ बीच में हैं। एक बार बच्चों से आग्रह करूँगी करतल ध्वनि के साथ हम उनका धन्यवाद करें, आभार करें। आप कुछ बच्चों के लिए आज प्रवेश उत्सव है, इस संदर्भ में ये प्रोग्राम है। बच्चे नई कक्षा में आए हैं, उनको मैं बधाई देती हूँ और कुछ बच्चों की परीक्षाएं जारी भी हैं, चल रही हैं, उनको मैं शुभकामनाएं देती हूँ कि बड़ी लगन और निष्ठा से वो अपनी तैयारी करें और अच्छे अंक लेकर आएँ, क्योंकि बिना संघर्ष के और चुनौतियों के कोई व्यक्ति महान सफल नहीं हो सकता। छोटी सी कहानी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। कुछ किसान थे, आलू की खेती करते थे, तो वो अपने आलू की खेती के बाद आलू की छंटाई करके छोटे बड़े उससे बड़े छांट करके उनको अलग अलग ट्रक में भरकर मंडी ले जाया करते थे और वहाँ उनके दाम प्राप्त किया करते थे। परंतु उसमें एक किसान ऐसा भी था जो कि उनकी छंटाई नहीं करता था, सभी आलूओं को इकट्ठा ही ट्रक में भरकर मंडी ले जाता और सबसे अच्छे दाम प्राप्त करता, उनसे भी अच्छे दाम प्राप्त करता। बाकी किसानों ने देखा ट्रक के पैसे भी नहीं देता, फिर भी इसकी कमाई जो है हमारी कमाई से ज़्यादा अच्छी है। तो बोला चलो उससे पूछते हैं कि इसका क्या कारण है। तो वो सारे मिलकर उस किसान के पास गए, बोले तू छंटाई भी नहीं करता, ये मजदूरी भी तेरी बच जाती है और तू अलग अलग ट्रक में भेजता भी नहीं, ये खर्चा भी तेरा बच जाता है और तेरी आमदनी भी हमसे ज़्यादा है, जबकि हम तेरे जितनी ही मेहनत करते हैं। तो कहने लगा कि हाँ ये सच है कि मैं छंटाई नहीं करता, पर मैं सारे आलूओं को एक ट्रक में भरकर एक साथ मैं अपने ट्रक को जो सबसे ख़राब रास्ता है वहाँ से ले जाता हूँ, जिसमें ज़्यादा गड्ढे हैं, ऊंचा नीचे सड़क ऊंची नीची है, ज़्यादा मोड़ हैं, उसमें से ले जाता हूँ। तो बोले इससे क्या फ़ायदा, बताएगा कोई बच्चा इससे उसे क्या फ़ायदा हुआ, इससे क्या फ़ायदा होगा उसको। हाँ, आलू की छंटाई हो जाती। शाबाश, इस बच्चे के लिए तालियां। जो उसमें छोटे आलू हैं वो सबसे नीचे चले जाते, मीडियम के बीच में, और सबसे बड़े आलू उसके ऊपर वाली सतह पे आ जाते हिल हिल के। तो इससे
उसको बड़े ऊपर के आलू के हिसाब से देखकर उसको पूरे ट्रक का दाम मिल जाता। तो बच्चों, सार यह है कि हम अपने जीवन को ऊंचे नीचे रास्ते, मुश्किलों में से, टेढ़े मेढ़े रास्तों में से, यानी जितनी चुनौतियों का सामना करेंगे उतने ही महान बनेंगे। इसलिए इसका पालन करते रहिए। धन्यवाद। धन्यवाद मैडम जी का। मैडम गंगा जो है वो चंद शब्दों में अपने विचार रखेंगे। मैडम गंगा। परम आदरणीय, आज के मेरे इस प्रवेश उत्सव के मुख्य अतिथि परम आदरणीय श्री अशोक गर्ग जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद और अभिनंदन करते हुए मैं प्रणाम करती हूँ मेरे गांव के उन वट वृक्षों का जिनकी छाया में मेरे गांव की शिक्षा समिति फलीभूत हो रही है। और मैं अपने बच्चों से विनती करती हूँ कि आप ऐसे परिवार में, ऐसे गांव में, ऐसे समाज में जन्मे हैं जिसके बुजुर्ग जो अपने आशीष वचनों के साथ इस शिक्षा जगत को इतना आगे ले जा रहे हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ आप सभी से एक बार तालियां बजा के सबका धन्यवाद करती हूँ। तालियां जारी रहे, जारी रहे, जारी रहे। और इसी धन्यवाद और अभिनंदन समारोह में मैं अपने 2 वचन कहना चाहूँगी अपने गाँव वासियों के प्रति कि मुझे बड़ा गर्व है, मैं बड़ा हर्ष और उल्लास महसूस कर रही हूँ उस परिवार में, उस समाज का हिस्सा बनके जो कि शिक्षा के प्रति इतना जागृत है। मैं प्रार्थना करती हूँ परमपिता परमेश्वर से कि मेरे गांव की इस शिक्षा समिति को, इस समाज को, इस परिवार को इसी तरह फलीभूत रखे, हर्षोल्लास के साथ शांतिपूर्वक मेरे गांव का और मेरे परिवार का ये इसी तरह दिनों दिन, रातों रात, दिन दोगुनी और रात चौगुनी उन्नति करने का परमात्मा हमें आशीर्वाद दे। और मेरे बच्चों को, मेरे छोटे छोटे फूल जो इस प्रांगण में बैठे हैं, उनको आशीर्वाद दे कि वे मेहनत करके, पढ़ाई करके, अपनी मेहनत और लगन के बलबूते समाज में एक ऐसी शख्सियत बने जिसका उदाहरण दिनों दिन, रातों रात देश और समाज में मिलता रहे, बजता रहे डंका हमारे गाँव का। इसलिए मैं आप सभी का फिर से धन्यवाद करती हूँ। मैडम जी का। भाई मैडम जी ने पहले इनकार कर दिया और ऐसे वचन जो हैं, बहुत बढ़िया वचन जो हैं इन्होंने प्रकट किए हैं। भाई हम तो आज अछूते रह जाते यदि मैडम विचार नहीं रखते तो। माननीय उपायुक्त महोदय जी का जो है हम अभिनंदन करते हैं। मैडम जी को जो है अपने से पहले जो है समय देके बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी का भी और हमारे उपायुक्त महोदय जी का भी। उपायुक्त महोदय जी सूर्य से शालीन हैं। प्राचार्य श्री क्रमवीर जी से अनुरोध करूंगा कि वो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है आपके गांव में आके, क्योंकि घिराए गांव से मेरा नाता जो है बहुत पुराना है। मेरी बुआ पहले घिराए में रहती थी, आजकल तो हिसार में रहते हैं। तो जब मैं छोटा बच्चा था तब भी आता था। और हंसी एसडीएम था तब भी घिराए में बहुत बार आना हुआ। और अभी मैं पहले कह रहा था कि जब मैं एडीसी था तब आपके स्कूल की नींव रखी गई थी। और उन दिनों में एक ब्लॉक में एक स्कूल बनना होता था, आरोही स्कूल एक ही बनना था, अब भी एक ही है। तो पहले भाटला गांव में बनना था। भाटला के लोग आपस में लड़ पड़े जगह को लेके। तो और आपके घिराए के लोग बहुत समझदार थे, शिक्षा के प्रति बहुत जागरूक थे। मुझे आज भी ये याद आ रहा है
कि घिराए की पंचायत, घिराए के मौजूद लोग मिले आके, बोले जी भाटला में तो झगड़ा हो रहा है, हमारे यहाँ कोई झगड़ा नहीं है, हम ज़मीन देने को तैयार हैं, हमारे गांव में बना दो। तो उस समय आपके गांव के लोगों की ये समझदारी थी, जिसकी वजह से वो स्कूल भाटला से शिफ्ट होके आपके गांव में आ गया। तो इसके लिए मैं गांव के लोगों को बधाई देना चाहता हूं कि आपने उस समय जो सोचा था वो पौधा आज वृक्ष बन गया है। और मुझे तो आज भी ये लगता है कि आपके गांव के लोगों की सोच पढ़ाई के प्रति बहुत अच्छी है, पढ़ाई के महत्व को समझते हैं। मुझे तो ये लग रहा है कि जो अभी चतर सिंह जी जो बोल रहे थे, जब ये पढ़ते थे तो इनके टाइम में 80 में से 2 लड़कियां थी। हो सकता है चतर सिंह जी के पिताजी जब पढ़ते होंगे, पता नहीं पढ़े हैं या नहीं पढ़े, तो उस समय तो एक भी नहीं होगी। और राजकुमार जी ने भी सवाल पूछा था कि आप में से कितनों के दादा या नाना पढ़े हुए हैं। चलो एक बार दोबारा खड़े कर लो हाथ। और ठीक है, और कितनों की दादी या नानी पढ़ी हुई है? दादी या नानी पढ़ी हुई है? नहीं है ना, 2-3 की। तो ये समाज में लड़कियों को मैं कहता हूँ कि आप लोग सौभाग्यशाली हो जो आज पढ़ने का मौका मिल रहा है। नहीं तो अपनी नानी परनानी परदादी के टाइम में पैदा हुई होती तो पढ़ पाती आप। तो ये समय बदला है और समय हमेशा बदलता है। आज पहले से अच्छा है, लेकिन जैसा होना चाहिए वैसा आज भी नहीं है। लड़कियों को लगता है ऐसा। औरतों के मामले में अब भी पहले जैसा, मतलब जो बराबरी का है वो नहीं है। वो हम लोग यहाँ के दृश्य से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, यहाँ से शुरू करके और इधर तक आप देख सकते हो। कुर्सियों पे औरतें ज़्यादा बैठी हैं, आदमी कम हैं। आदमी ज़्यादा हैं। किस बात की ताली बजाई है? बताओ, जिन बच्चों ने ताली बजाई है, कोई बताएगा किस बात की ताली बजाई है आपने? किस बात पर खुश हुए हो? बताओ, शाबाश। किसी ने तो शुरुआत करी होगी ना किसी बात पे खुश होकर। आपको क्या बात अच्छी लगी इसमें कि कुर्सियों पे मैंने कहा था औरतें ज़्यादा बैठी हैं, आदमी कम बैठे हैं, तो इस बात पे खुश होकर ताली बजाई है। अच्छा, मैं केवल आप लोग कुछ लोग आए थे और अभी जो सरकार की स्कीम है कि एक अधिकारी को एक गांव गोद लेना है, तो आप चाहते थे कि मैं आपका गांव गोद ले लूं। अभी दोबारा से पोर्टल खुला नहीं है,
खुलेगा तो मैं कोशिश करूँगा कि आपके गांव के साथ जुड़ाव हो जाए। यदि पहले से किसी दूसरे अधिकारी के पास होगा तो उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि चेंज कर ले और मैं वो वाला ले लूँ, वो कोई और ले ले। लेकिन गांव लेने का मतलब केवल ये नहीं है कि हम जो ज़रूरतें हैं वो तो हैं, वो मिलजुल के हम कोशिश करेंगे कि उनका समाधान हो। लेकिन गांव का माहौल केवल ईंट पत्थरों से नहीं बनता, हमारी सोच से भी बनता है। और आपका गांव तो शिक्षा के प्रति हमेशा से ही जागरूक है। और आप लोगों का बड़ा दिल देख के ही मैंने आपकी जो PRC है, क्या नाम आपका? गीता देवी, गंगा देवी, उनसे अनुरोध किया कि आप भी 2 मिनट के लिए बोल लो, क्योंकि आपके गांव की बहू है। और मुझे ऐसा लगता है कि गांव की बहू गांव के स्टेज पे माइक पे आके बोलती है तो माहौल बदलता है थोड़ा थोड़ा। और इन्होंने हिम्मत की, इनकी हिम्मत के पीछे आप लोगों की प्रेरणा है। इनको पता था कि यदि मैं बोलूँगी तो कोई बाद में झगड़ा नहीं होगा ना, तो इसलिए इन्होंने इतनी हिम्मत जुटाई। इसके लिए गांव के बुजुर्ग और नौजवान बधाई के पात्र हैं कि आप लोग इससे पहले भी जब बैठे थे तब भी ये कह रहे थे जब जागरूकता आने लगी है। मैं कह रहा हूँ आपका गांव पहले से ही जागरूक है। ये कई बार गांव में रहते हुए पता नहीं चलता, हम जैसे लोगों को पता चलता है जो अलग अलग गांवों में घूमते हैं। सिरसा में DC था तो एक गांव का मुझे ध्यान आ रहा है। इसी तरह से स्कूल में प्रोग्राम था तो स्कूल में गया, पहले जाके दफ्तर के कमरे में चाय पी, सरपंच ने स्वागत किया, प्रिंसिपल थे साथ में। उसके बाद स्टेज पे गए, गांव के लोग भी बैठे थे, बच्चे भी बैठे थे। तो स्टेज संचालक ने कहा कि अब सरपंच प्रतिनिधि स्वागत करेंगे। वो जो जिसने कहा था कि मैं सरपंच हूँ अब वो सरपंच प्रतिनिधि हो गया। मैंने फिर उनको रोका, अभी सरपंच कौन है? बोले जी सरपंच तो मेरे बेटे की बहू है। मैंने कहा वो कहाँ है? बोले जी वो बैठी, वो तो आगे बैठी है, दर्शकों में बैठी है। और सारी इतना बड़ा बड़ा ना घूंघट कर रही थी, एक जैसी लगी थी सारी। तो मैंने कहा नहीं भैया तो गलत बात है, सरपंच को तो बुलाओ स्टेज पे, DC आपके गांव में आया हुआ है, सरपंच को आपने आगे बिठा रखा है। तो आ गई, मेरे साथ बैठी। मैंने उसको कहा कि आपने मेरा स्वागत करना है। 25-26 साल की नई उम्र की बहू थी, पढ़ी लिखी थी और घूंघट करके बैठी स्टेज पे। मैंने फिर गांव वाला से पूछा भी इसका घूंघट हटवा दें तो आपको कोई एतराज है? शर्मा शर्मी बोले जी कोई एतराज नहीं। उन्होंने खुशी खुशी घूंघट हटा लिया और फिर मैंने कहा कि आपने स्वागत करना है और गांव का जो मांग पत्र आपने पढ़ना है। आप पढ़ोगी तो मैं उस पर कोई विचार करूंगा, यदि कोई दूसरा पढ़ेगा तो इसका मतलब सरपंच नाराज है, फिर नहीं कोई फायदा उसका। तो उसने मांग पत्र को पढ़ा स्टेज पे। बाद में फिर मैंने पूछा उससे कि डर तो नहीं लगा? बोली जी डर नहीं लगता जी, ये करने नहीं देते गांव के लोग, बोलने नहीं देते। लेकिन आपका गांव इस मामले में बहुत अच्छा है और आप पहले ही बहुत अच्छा काम कर रहे हो शिक्षा के क्षेत्र में। लेकिन मैं बिल्कुल दिल से ये बात कह रहा हूँ
कि यदि हम अपनी लड़कियों को, अपनी बहुओं को, लड़कियों के साथ साथ बहुओं को भी बराबर का मौका देंगे, घूंघट उनका हटवाएंगे, अपने बराबर बैठने का मौका देंगे, तो आपके गांव का माहौल बदलेगा और अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। और ये कहने की मैं हिम्मत इसलिए कर रहा हूँ, हो सकता है किसी दूसरे गांव में जाऊँ मैं ना कर पाऊँ ये हिम्मत। मैं सोचूं कि आया तो था मुख्य अतिथि बोल के, ये मेरी बेइज्जती ना करते, क्योंकि आपके गांव की सोच अच्छी है, मुझे आपका माहौल अच्छा लग रहा है, इसलिए मैं हिम्मत कर रहा हूँ ये कहने की कि हम अपनी महिलाओं को भी केवल देवी ना समझें। देवी तो मानते हैं, इंसान नहीं मानते, और बराबर का इंसान तो मानते ही नहीं। ये नहीं मानते हम कि उनको भी कोई सुख दुख होता है। यदि आज 10, 12, 15 महिलाएं गांव की बैठी होती तो ज़्यादा अच्छा लगता। कोशिश करें हम आगे इस तरह का माहौल बदलेंगे। और घूंघट पे चलो बात करते हैं। मैं बेटियों से पूछता हूँ कि कल को शादी होने के बाद आप में से कितनी लड़कियां घूंघट करना चाहेंगी? चलो इसको उल्टा करते हैं। आप में से कितनी लड़कियां घूंघट नहीं करना चाहेंगी? जो लड़कियां घूंघट नहीं करना चाहती वो खड़ी हो जाएंगी। ये तो मुझे पता था कि ये कोई नहीं करना चाहती, केवल इसलिए खड़ी करी थी कि हम सबको ये एहसास हो कि कोई भी महिला घूंघट नहीं करना चाहती। जब हमारी लड़कियां नहीं करना चाहती तो दूसरी लड़कियां क्यों करना चाहेंगी? मैंने तो बहुत से गांवों में और शहर में भी पूछ लिया, कोई नहीं करना चाहती। तो क्या हम आदमी ये चाहेंगे कि हमारी बेटियों को इनकी मर्जी के खिलाफ इनकी शादी के बाद घूंघट करना पड़े? जी जी, आप हाथ खड़ा कर रहे थे, कुछ क्या कह रहे थे? अच्छा, आप जितने पुरुष बैठे हैं, मैं मानता हूँ कि आप लोग गांव के मोजिज़ आदमी हैं। बहुत अच्छा काम आप लोग गांव में कर रहे हैं। तो आप में से कितने पुरुष ये चाहेंगे कि आपकी बेटी की शादी के बाद उसकी मर्जी के खिलाफ उससे घूंघट कराया जाए? या चलो इसको उल्टा करके करते हैं। आप में से कितने ये चाहेंगे कि मेरी बेटी शादी के बाद अपनी मर्जी से बिना घूंघट के रहे? ऐसा कितना चाहेंगे?
बेटियों के चेहरे पे कितनी खुशी थी, बहुत खुश हो रही है। तो मेरी तो केवल ये रिक्वेस्ट है कि जिस तरह से हम हमारी बेटियों के चेहरों पे आप लोगों ने खुशी लाए हो, इस तरह अपने बहू के भी लाओ। हमारी बेटियां बहुत खुश हुई आप लोगों से, और मुझे सच में बहुत अच्छा लगा कि आप सब लोगों ने हाथ खड़े करे। आपका गांव वास्तव में बहुत तरक्की पसंद गांव है, आप तरक्की चाहते हैं गांव की, और ये सारी लड़कियां आप बहुत सौभाग्यशाली हो कि आपका घिराए के आसपास के गांव में जन्म हुआ है। घिराए का दूसरे गांव पर भी असर पड़ता है, बड़ा गांव है। तो इसी तरह की आज़ादी हम कोशिश करें हमारी बहुओं को भी मिले। बहुत अच्छा माहौल बनेगा आपके घर में भी। पर घूंघट के बारे में ना कई बार मेरे दिमाग में उल्टे सीधे पत्थरों जैसे सवाल आते हैं। कई बार मैं सोचता हूँ कि घूंघट औरतों के क्यों शुरू किया गया, और यदि ये इतनी अच्छी चीज़ थी तो ये आदमियों ने क्यों नहीं करा। ये हंसने की बात नहीं है, इस सवाल का मेरे पास कोई जवाब नहीं है। बताओ, यदि ये शर्म की बात है, मतलब मुझे नहीं पता किससे शर्म कर रहे हैं वो घूंघट करके, लेकिन यदि शर्म की बात है तो बारी बारी करना चाहिए था। या तो दिन बांध लें, या हफ्ता बांध लें, या महीना बांध लें, कि भाई एक हफ्ता औरतें करेंगी, अगले हफ्ते आदमी करेंगे, या सोमवार को औरतें करेंगी, मंगलवार को आदमी करेंगे। एक तो ये सवाल है जिसका मुझे कोई जवाब नहीं मिला, और दूसरा है कि घूंघट घर में ज़्यादा करते हैं। आपकी बहू यदि हिसार में जाएगी, चंडीगढ़ में जाएगी, दिल्ली में जाएगी, वहाँ घूंघट नहीं करती, घर में ज़्यादा करते हैं। तो क्या घर के आदमी इतने बुरे हैं कि उनको अपनी शक्ल नहीं दिखानी, जिनके साथ सारी जिंदगी रहना है? जिनके साथ आपका सुख दुख लगा हुआ है साथ में, आप खुश हो तो सारे इकट्ठे खुश होते हो, दुखी होते हो तो सारे इकट्ठे दुखी होते हो। उससे बढ़ के कुछ नहीं है आपके लिए जिंदगी में। उस घर में शक्ल नहीं दिखानी। तो इस पे हमें थोड़ा सोचना चाहिए, केवल मैं कह रहा हूँ। वो लड़कियां बोल रही थी, हम हरियाणा की छोरी ना किसे तक करूंगी, दुश्मन के गोली मारूंगी। ऐसा ही था ना कुछ? दुश्मन कौन है? अच्छा, लड़कियां बताएं, चलो किससे डरती हो तुम? बताओ शाबाश। ये मैं पूछ तो रहा हूँ मजाक मजाक में, लेकिन ये गंभीर बात है। किससे डर लगता है बच्चियों को, लड़कियों को? पाकिस्तान वालों से।
पाकिस्तान वालों से डरती हो? चीन वालों से? बॉर्डर वालों से? तो किससे डरती हो फिर? तुम्हारी जब 12वीं पूरी हो जाएगी, पढ़ने के लिए हो सकता है तुम्हें कॉलेज जाना पड़े हिसार में बस में, तो किससे डरोगी? छेड़छाड़ करने वाले लड़कों से। तो दुश्मन कौन होंगे तुम्हारे? और उन छेड़छाड़ करने वाले लड़कों के डर से तुम्हारे माँ बाप तुम्हें हिसाब नहीं भेजते कॉलेज में पढ़ने के लिए। कह रहे बहुत पढ़ ली, 12 पढ़ ली, अब घर बैठी रहो, शादी का इंतजाम करेंगे। तुम रोती हो, धोती हो, तुम्हें समझ नहीं आता कि तुम्हारा क्या कसूर है। छेड़छाड़ लड़का करता है, पढ़ाई तुम्हारी छूट जाती है। तो दुश्मन कौन हुआ जिसका गोली मारनी थी तुमने? छेड़छाड़ करने वाले हुए ना, या फिर हम लोग हुए जिन्होंने तुम्हें गांव में कॉलेज नहीं दिया। तो इसलिए लड़ने से पहले यह सोचना जरूरी है कि लड़ना किसके साथ है। तो जिसके साथ लड़ने लगो वो कहे कि मेरा क्या कसूर है, मेरे साथ क्यों लड़ रही है? आंकड़े बताते हैं पूरे देश के कि हमारी बेटियों या बहुओं के साथ जो बलात्कार होते हैं उसमें से 60% आधे से ज़्यादा हमारे परिचित लोग करते हैं, रिश्तेदार करते हैं, घर में होते हैं, रिश्तेदारी में होते हैं। क्योंकि हम अभी लड़कियों को अभी इंसान नहीं हम समझते, अभी भी नहीं समझते। या तो देवी समझते हैं या फिर वस्तु समझते हैं। हमारी जो महाभारत वाली परंपरा थी कि द्रौपदी को वस्तु समझ के, क्योंकि मालिक थे युधिष्ठिर, जब सारा कुछ हार गए जुए में, जमीन जायदाद राजपाट पैसे लत्ते सब हार गए, लेकिन मन था कि जुआ खेलने का कर रहा था। और तो सोचा है द्रौपदी बची है, ये भी तो मेरी प्रॉपर्टी है, ये मेरी गुलाम है, मैं मालिक हूँ इसका। उसको भी जुए में लगा दिया और उसको भी हार गए। हारने के बाद कौरवों ने कहा कि अभी हमारी प्रॉपर्टी होगी, और उसकी बेइज्जती लगे करने, साड़ी खींचने लगे। वहीं पे भीष्म पितामह भी थे, द्रोणाचार्य भी थे, धृतराष्ट्र भी था, विदुर भी थे। वे सारे चुप रह गए, बोले तो भी इसकी प्रॉपर्टी थी, इसने दांव पर लगा दी जुए में, जुआ कौरव जीत गए तो भी ये मालिक बन गए। कोई नहीं बोल रहा। तो कृष्ण जी ने मदद कर दी, नहीं तो बहुत अत्याचार हो जाता। तो आज भी हम उसी मानसिकता में जी रहे हैं। तो इसलिए लड़कियों को डरना नहीं है और दुश्मन को पहचानना है, चाहे वो कहीं भी हो, और बोलना है। तुम्हारे साथ कोई छेड़छाड़ करता है तो इसमें बेटियों की गलती नहीं है, वो करने वाले की है। तो इसलिए चुप नहीं रहना है, बताना है घर पे, माँ बाप को बताना है कि ऐसा कर रहा है, उसको उल्टा जवाब देना है, लड़ाई करनी है, झगड़ा करना है।
आपका, मुझे पता चला आपका स्कूल इंग्लिश मीडियम का स्कूल है, तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन एक बात कहना चाहूँगा कि हमारा स्कूल तो हिंदी मीडियम का स्कूल था और पुराने टाइम का था। ABCD हमने 6ठी क्लास में सीखी थी, 5वीं तक तो हिंदी पढ़े थे केवल। हैरानी हो रही है तुम्हें? क्लास में मैं भी होशियार बच्चों में था। तो 7वीं क्लास में ना थर्स्टी क्रो की कहानी होती थी, आजकल भी है। तो मैं घर पे, मेरे टीचर ने थर्स्टी क्रो की कहानी मुझे क्लास में सुनानी थी आके खड़ा होके। मेरे टीचर ने क्या करा, वो कहानी हिंदी में लिख के दे दी मुझे। अंग्रेजी की कहानी हिंदी में लिख के दे दी। हिंदी में कैसे लिख के दे दी? वंस देयर वाज ए थर्स्टी क्रो, ये हिंदी में लिख के दे दिया। वह आता न से वंस, द एक ही मात्रा, यह रह देर, वह आका डंडा जय वाज, इस तरह से पूरी हिंदी में लिख के दे दी और मैंने इसको रट ले। मैं हमारे घर की छत पे ऊंची ऊंची आवाज में रुक के मार मार के उसको रट रहा था। बहुत देर बाद थर्स्टी क्रो, अब तो भूल गया बहुत सालों में। तो हमारे पड़ोस में एक टीचर रहती थी, वो बाई चांस आ गई। वो बोली तू क्या कर रहा है? मैं कहानी याद कर रहा हूँ थर्स्टी क्रो की। तो उसने मेरी कॉपी देखी, उसमें तो हिंदी में लिखा हुआ था। बोली तुझे इसका मतलब पता है? मतलब तो नहीं पता। ये तो मैंने रटनी है, कल सुनाई है। तो उसने फिर मुझे वो पूरी कहानी सुनाई, उसका मतलब बताया और जो हिंदी में लिखे हुए थे उस एक एक वाक्य का मतलब बताया। तो आज मुझे जो उसने मतलब बताया था वो तो याद है। हिंदी में तो मैं बता सकता हूँ कि कैसा कौवा था, वो घड़े में पानी था लेकिन थोड़ा सा था। उसने आसपास के कंकर उठाए, चोंच से उसमें डाले, पानी ऊपर आ गया तो पी लिया। अंग्रेजी में जो रट्टा था वो सारा भूल गया, अब याद नहीं है, उस टाइम रट लिया था, लेकिन उसका मतलब पता है, मतलब आज तक भी याद है। तो इसलिए रट्टा नहीं मारना है, दिमाग से समझ के फिर उसको रटना है। जो चीज़ आपके समझ में आ गई वो सारी जिंदगी याद रहेगी, और जो समझ में नहीं आई वो रट ली, रटने के बाद 6 महीने में भूल जाओगे, 1 साल में भूल जाओगे। और अपने ऊपर विश्वास रखना है। मैं ऐसे ही 7वीं क्लास में था, अंग्रेजी का पेपर था। पेपर जब आंसर शीट जो मिली थी जिस पे लिखना था, और पेपर शुरू करने से पहले मैंने ऊपर लिख दिया जय बजरंगबली, और फिर पेपर कर दिया। जब चेक हो गए वापस मिले पेपर, तो मेरे 100 में से 98 नंबर थे, होशियार बच्चों में था। लेकिन टीचर ने 98 माइनस 5 93 कर दिए। तो मैंने उनसे पूछा भाई 93 क्यों कर दिए? मैं उठ के गया टीचर के पास, टोटल चेक किया, टोटल भी 98 बनता था। हाँ जी मेरे तो 98 बनते हैं, आपने 93 कर दिए। तो मेरे नंबर तो तेरे 98 बनते हैं, 5 मैंने काट लिए। 98 पे मैं पहले नंबर पे था क्लास में, 93 पे 6ठे नंबर पे हो गया। दुख भी आता होगा। तो बोले ये बताओ कि तुम्हें कौन पढ़ाता है अंग्रेजी? जी आप पढ़ाते हो। वो बोले पढ़ता कौन है? हम पढ़ते हैं। बोले पढ़ने पढ़ाने की मेहनत तो हम आप दोनों मिलके करते हैं, फ्री
ये बजरंगबली जी कहाँ से आ गए बीच में? तो बोले कि आपको ये लगता है कि आपके अंदर जो भी दिमाग है या जो भी ज्ञान है ये आपकी मेहनत का नहीं है, ये किसी ने दान में दिया है। आपको अपनी मेहनत पे और अपने अध्यापकों की मेहनत पे विश्वास नहीं है, आप में आत्मविश्वास की कमी है, इसलिए आपके 5 नंबर काटे हैं। और दोबारा आप कोई संतोषी माता या शेरावाली माता कुछ और लिखोगे तो 10 नंबर काटूंगा। तो देखो ये बात मुझे 40 साल हो गया आज भी याद है। मैं IAS के पेपर दे रहा था DC लगने के लिए। उसमें पहले प्रिलिमिनरी होता है, फिर मेंस होता है, फिर इंटरव्यू होता है। मैंने 4 बार तो प्रिलिमिनरी क्लियर कर लिया, 2 बार मेंस क्लियर किया, मतलब 2 बार इंटरव्यू दिया, लेकिन मेरी सिलेक्शन नहीं हुई। एक 5वां अटेम्प्ट और बचता था मेरे पास। तो मेरी माँ अपने गुरुजी के पास गई, बोली बेटा सारा दिन किताबों में झुका रहता है, 1-2 नंबर से रह जाता है DC बनने से, कोई तरीका बताओ। तो गुरुजी बोले कि पढ़ाई तो करता रहेगा, साथ में सोमवार का व्रत भी रख लिया करेगा और पूजा कर लेगा सोमवार। माँ ने आके कहा कि सोमवार का व्रत रख लिया कर और पूजा कर लिया कर, तेरा हो जाएगा। फिर मुझे वो अंग्रेजी वाले मास्टर जी याद आए जिन्होंने 5 नंबर काटे थे। मैंने कहा माँ यदि पूजा करने से DC बनेंगे तो फिर तो अपना नंबर आता ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं आता, फिर किसका नंबर आएगा बताओ? है कोई खड़ा होकर बताए बच्चा, बताओ शाबाश। पुजारी का? पुजारी तो पेपर दे ही नहीं रहा, पुजारी का बेटा दे रहा है। सही बात है, फिर तो पुजारियों के बच्चे बनाएंगे सारे, क्योंकि उनका तो काम ही पूजा करना है। तो इसलिए हमारे अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए अपनी मेहनत पे। और जो दिमाग है ना, ये दिमाग सारे बच्चों में बराबर होता है, दिमाग सब में बराबर होता है। जब जन्म होता है तो सबका एक जैसा दिमाग होता है, साइंस भी यही कहती है। उसके बाद जितना हम इसका प्रयोग करते हैं ये उतना ज़्यादा शार्प हो जाता है, उतना तेज हो जाता है, और जितना हम इसका कम प्रयोग करते हैं ये उतना हरामखोर हो जाता है, उतना ही फिर कम काम करना चाहता है। हमारे शरीर के अंग भी ऐसे ही हैं, जितना हम प्रयोग करेंगे उतना मजबूत हो जाएंगे, और जितना कम प्रयोग करेंगे उतने हरामखोर हो जाएंगे। अब मेरी कुश्ती करा दो तो सतबीर जी, मेरी और सतबीर की कुश्ती करा दो तो कौन जीतेगा बताओ? क्योंकि मैं तो सारा दिन, मेरा शरीर तो कुछ काम करता ही नहीं। सवेरे उठे, दफ्तर में जाके कुर्सी पर बैठ गए, कुर्सी से उठ के शाम को घर आए, घर आके फिर सोफे पे बैठ गए, कुर्सी पे बैठ गए। और किसान मेहनत करता है खेत में, अपने शरीर से काम लेता है, तो उनका शरीर मजबूत है क्योंकि वो शरीर से काम लेते हैं। मैं शरीर से काम नहीं लेता, मेरा शरीर हरामखोर हो गया, इसलिए कमजोर हो गया, काम नहीं करना चाहता। लेकिन ये कह दूँ कि दोनों को 10-10 पेज का ऐसे लिखना है, सतबीर को भी और मुझे भी, तो कौन पहले लिखेगा? क्योंकि मैं सारा दिन लिखता हूँ और दिमाग से काम करता हूँ सारा दिन।
इसलिए मेरा दिमाग ज़्यादा चलता है। मेरी 2 बड़ी बहनें और एक बड़ा भाई है, मैं चौथे नंबर पर हूँ। तो उनके बस्ते में जो किताबें होती थी अंग्रेजी की या हिंदी की, उनमें कहानियाँ होती थी। मुझे कहानियाँ पढ़ने का बड़ा शौक़ था बचपन से, तो मैं उनके बस्ते में से निकाल के वो कहानियाँ पढ़ लेता। तो शौक़ हो गया, तो स्कूल में भी स्कूल की लाइब्रेरी से किताबें इशू करा के वो पढ़ता था कहानियों की। सिलेबस की तो पढ़ता ही था, कहानियों की भी पढ़ता था। और कहानियों की किताबें पढ़ने लगा तो ज़्यादा शौक़ होगा, ज़्यादा पढ़ने लगा। मेरी पढ़ने की जो स्पीड है वो तेज़ हो गई। जो दूसरे बच्चे थे मेरे साथ, सिलेबस की किताबें तो वो भी उतनी पढ़ते थे जितनी मैं पढ़ता था। मैं फालतू क्या करता था, मैं फालतू कहानियों की किताब पढ़ता था बस। तो मैं उनसे ज़्यादा पढ़ता था और उससे मेरा दिमाग उनसे थोड़ा ज़्यादा तेज़ी से चलने लगा। मेरी पढ़ने की स्पीड तेज़ हो गई। उसी का फ़ायदा ये हुआ कि मैं फिर क्लास में आके रहने लगा। मुझे आज ऐसा लगता है कि यदि मैं उस टाइम मुझे कहानियाँ पढ़ने का शौक़ ना होता तो हो सकता है मैं इतना होशियार ना होता पढ़ाई में। तो ये बात मैं सारे टीचर्स को भी कहना चाहता हूँ और बच्चों को भी कि कहानियाँ पढ़ा करो खूब। आपके स्कूल में अच्छी लाइब्रेरी होनी चाहिए जिसमें कहानियों की किताबें हों। सिलेबस की तो हो ही हो, कहानियों की भी हो, ताकि बच्चे कहानियाँ पढ़ें और बच्चों को पढ़ने में मज़ा आए। सिलेबस को तो कई बार ना हम रो पीट के पढ़ते हैं कि तो मजबूरी है, पढ़ना ही पड़ेगा। और कहानी की किताब को शौक़ से पढ़ते हैं। तो दोनों काम करें, सिलेबस को भी कहानी समझ के पढ़ें, मज़े लेके पढ़ें। और अपने दिमाग का इस्तेमाल करें। जो चीज़ नहीं भी आती हो ना उसमें भी जुगाड़ करो, जुगाड़। ऐसे अंग्रेजी के हाउस टेस्ट में ट्रांसलेशन करनी थी, 8वीं क्लास की बात है। वाक्य था, मेरे पास एक पुस्तक है, और उसकी मैं ट्रांसलेशन करके आया, देयर इज ए बुक नियर मी। ठीक है, मेरे पास एक पुस्तक है, देयर इज ए बुक नियर मी। तो ठीक है, गलत है, बताओ भाई, ठीक है, सोचना पड़ेगा यार तुमको। इकट्ठी आवाज आनी चाहिए थी, गलत है। तो मेरे टीचर ने भी कांटा मार दिया, क्योंकि मैं क्लास में पहले 3 पोजीशन में रहता था, इसलिए थोड़ा थोड़ा घमंड भी था। तो मैं टीचर के पास गया, हाँ जी ठीक, तो आपने कांटा क्यों मार दिया? बोले नहीं, इसकी अंग्रेजी बनेगी आई हैव ए बुक। बोले जी जिस दिन मैंने हैज़ हैव करवाए थे उस दिन तो आया नहीं था। हाँ जी चलो ठीक है, ये मैं पढ़ लूँगा, लेकिन इसमें क्या गलती है? तो उन्होंने भी दिमाग लगाया, बोले गलती तो नहीं है, ये जुगाड़ कर दिया तुमने। इसका मतलब तो है कि जहाँ मैं बैठा हूँ या खड़ा हूँ वहाँ मेरे पास एक पुस्तक रखी है, तूने तो ये लिख दिया। और वाक्य था कि मैं एक पुस्तक का मालिक हूँ। तो इस तरह से आप लोगों को भी ना अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। कुछ नहीं भी पढ़ के गए तो भी इस्तेमाल करो, हो सकता है नई चीज़ निकल आए। गांव के लोग कह रहे थे जी आप वो करो कुछ
आगे बढ़ाओ गांव को या वो करो, स्टाफ कम है। तो देखो ये तो प्रजातंत्र का ज़माना है। पहले कहावत होती थी यथा राजा तथा प्रजा, यथा राजा। और आजकल क्या है, ये तो पुरानी है ना, ये तो राजाओं के ज़माने की है। जब राजा कैसे बनते थे? वोट डाल के कि हमारा राजा कौन बनेगा, वोट डालते थे लोग। तो कैसे बनते थे? हैं? क्या करके बेटा? लड़ाई करके, युद्ध करके आपस में लड़ते थे, और जो सा जीत गया वो राजा। यही था ना। आज की भाषा में इसको क्या कहेंगे? आज की भाषा में क्या कहेंगे इसको? है बेटा? बाई फाइटिंग द बैटल्स। वो ठीक है, लेकिन आज यदि ऐसे ही कोई लड़ पड़े, दो सेनाएं बना लें, एक तो बना ले घिराए वाले और दूसरी बना ले कौन, सुलखड़ी वाले। और कहने में जोड़ सा जीतेगा, दूसरे ने मार देंगे सारा ने, और दोनों गांवों की जमीन अपनी। एक सेना तो घिराई की होगी और एक सुलखड़ी की होगी, और जोड़ से जीतते हुए दूसरा ने मार देंगे और दोनों गांव की जमीन और घरों पे कब्जा कर लेंगे। तो उसको क्या कहोगे? गुंडागर्दी। गुंडागर्दी है ना। तो गुंडागर्दी के जमाने की बात है। तो यथा राजा तथा प्रजा। आजकल उल्टा हो गया इसका, यथा प्रजा तथा राजा। प्रजा जैसा कहेगी राजा को या हमारे नेताओं को, अधिकारियों को वैसा करना पड़ेगा। बात यह है कि प्रजा को ये समझ में आना चाहिए कि सही क्या है, गलत क्या है। क्योंकि प्रजा के वोटों से ज़्यादा बोलते हैं। ये तो पिछले दिन आप लोगों ने देख भी लिया। तो इसलिए मेरा गांव के लोगों से कहना है कि हम लोग अपनी ताकत पे विश्वास रखें। जनता से बड़ा कुछ नहीं होता, और आप लोग इकट्ठे होकर किसी काम को ठान लोगे तो कोई कारण नहीं है कि उसमें कोई रुकावट आए, वो पक्का पूरा होगा। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। मेरा अपनी नौकरी का अनुभव भी यही है कि गांव वालों ने जो ठान लिया, गांव के हो या शहर के हो, कोई भी हो, लोगों ने इकट्ठा होकर जो फैसला ले लिया वो हमेशा सिरे चढ़ता है। समाज ने जो फैसला ले लिया वो नेताओं को मानना पड़ता है, अधिकारियों को मानना पड़ता है, क्योंकि उनके दम पे तो है सारा कुछ। तो हम मिलके काम करेंगे, और केवल आप लोगों में इच्छा शक्ति चाहिए, वो आप में है। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि आज प्रवेश उत्सव पे इस तरह का फंक्शन आपने किया है। हमारे टाइम पे तो हमें पता नहीं था क्या प्रवेश उत्सव होता है। तो बच्चों में आत्मविश्वास होना चाहिए। मेरे अंदर बड़ी कमी थी। जैसे जय बजरंगबली लिख दिया था, पढ़ाई में तो होशियार था लेकिन दब्बू था, दब जाता था। तो इसी तरह मैं भाषण देने चला गया स्कूल की तरफ से चंडीगढ़। मुझे याद है DAV स्कूल चंडीगढ़ में चला गया। मैं तो नरवाना में पढ़ता था, अपना देसी माहौल था, और उस स्कूल का जो है ना थोड़ा
हाई फाई सा था। सारे बच्चों ने बेल्ट लगा रखी थी, सारे अच्छी अच्छी ड्रेस में थे, आपस में थोड़ी थोड़ी अंग्रेजी भी बोल रहे थे। तो मैं भाषण देने के लिए जब आगे आया तो 2 लाइन बोल के भूल गया, और ऐसा भूला याद ही नहीं आया मुझे, और दुखी होकर आगे आगे फिर बैठ गया। बैठते ही फिर याद आ गया। तो मेरे टीचर ने पूछा, तो मेरे साथ गए थे, कि क्या हो गया तेरा, ये भाषण तो तू 5 स्कूलों में सुना चुका पहले, यहाँ आके भूल गया। मुझे पता नहीं क्या हो गया था। तो मुझे लगता है उन बच्चों के ना ड्रेस ड्रेस देख के, वहाँ थोड़ा हाई फाई सा माहौल देख के घबरा गया। तो ऐसे नहीं घबराना है किसी को भी, बच्चे सारे बराबर होते हैं। कपड़े अच्छे डाल लेने से कोई ज़्यादा स्मार्ट नहीं हो सकता। जो ज़्यादा मेहनत करते हैं वो ज़्यादा आगे निकलते हैं। और आप लोग पढ़ता नहीं करना चाहती, इसका एक ही तरीका है, बस पढ़ाई करो ज़्यादा से ज़्यादा, और पढ़ाई करके नौकरी करो। जो नौकरी करेगी वो बिना पर्दे के रहेगी, और जो नौकरी नहीं करेगी, घर में रहेगी, उसको घूंघट में भी रहना पड़ेगा और सारे घर के काम करने पड़ेंगे। गोबर का तासड़ा, घास का गट्ठर, झाड़ू पोछा, घर वाले की हो सकता है गाड़ी भी खानी पड़े, थप्पड़ भी खाने पड़े। उससे बाहर निकल के बराबर की ज़िंदगी जीना चाहते हो तो पढ़ाई करना है, और जो मेहनत करेगा वही कामयाब होगा। आप सबका धन्यवाद। आयुक्त महोदय जी का बहुत बहुत धन्यवाद। सामने सामने बहुत बढ़िया। बच्चे के साथ 2500 रुपये सोनू बुरा को 2500 रुपये और प्रमाण पत्र। बहुत बढ़िया। वंशिका पुत्री श्री सिकंदर, कक्षा 10वीं। बहुत बढ़िया बेटी है, बहुत, मेरी सारी बेटियां बढ़िया है, बहुत बढ़िया। 3500 रुपये, 3500 रुपये वंशिका को, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, धन्यवाद। श्री जयपाल मास्टर जी, जयपाल मास्टर जी आए जी, वो जो है इनको सम्मानित करेंगे, श्री जयपाल जी। उसके बाद श्री ईश्वर जी मंच पर आए। श्री ईश्वर जी जो है, और गुड़िया है कविता, सुपुत्री श्री अलीशान, +2 8 से कविता है। श्री ईश्वर जी आ गए, बहुत बढ़िया है। अरे तालियां हो, कंजूसी सीखो, बहुत बढ़िया, शाबाश। श्री ईश्वर जी 12वीं कक्षा की छात्रा जो है कविता, 5000 रुपये से, 5000 रुपये से, बहुत बढ़िया है। थोड़ा नजदीक हो लो सर। अब 7th क्लास से अब 8वीं कक्षा के मेरा अनुरोध कि वो शिखर का इनाम ले लेंगी गंगा जी। बहुत बढ़िया, धन्यवाद, तालियां भाई, बहुत अच्छे। हमारे मुख्य श्री जयपाल मास्टर जी को आमंत्रित करता हूं कि वो समृति चिन्ह देकर सर का मान सम्मान करें। श्री जयपाल मास्टर जी। एक बार में फोटो आएगा नहीं, एक बार में नहीं आएगा। थोड़ा पीछे।
सर 1 मिनट। विशिष्ट अतिथि का सम्मान किया जाए, तालियां बजाओ बेटा, बहुत बढ़िया। छात्री जी बहुत बढ़िया, तालियां बजाए भाई, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। भाई का भी स्वागत किया जा रहा है, युवा साथी, युवा दोस्त। तो मैं श्री करमवीर जी से अनुरोध करूंगा कि चंद शब्दों में जो है धन्यवाद करें। अंत में श्री करमवीर जी। आदरणीय हिसार से कमिश्नर श्री अशोक गर्ग जी, साथ में विशिष्ट अतिथि हमारे गांव के मेजर चतर सिंह जी, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक गर्ल्स स्कूल की प्रिंसिपल महोदया और इस विद्यालय के जो कि सारे विद्यालयों का हर तरह का आयोजन अपने अंदर समा लेते हैं, यहाँ के प्रिंसिपल श्री आचार्य करमवीर जी। मैं कहने को तो बहुत कुछ कह गए कमिश्नर साहब ने, तो मैं लगभग 2008 से जब वहाँ राजकीय उच्च विद्यालय लड़कों वाले में था, तब एसडीएम पद को सुशोभित करते थे। उस टाइम भी बड़ी अच्छी प्रेरणाएं देते रहते थे और उसका सबूत मेरे को देने की ज़रूरत नहीं। शायद 2008 या 4 या 5 की बात है, स्मरण शक्ति कमज़ोर हो गई। ये बोल रहे थे, इनकी प्रेरणा से ही आज आपके गांव में राहुल देवपुरा पूरे इंडिया के अंदर क्षेत्र में रैंक दे करके आगे, सिर्फ और सिर्फ इनकी प्रेरणा से आज एक एक शब्द इनका जो है कह रहा था। चाहे अपनी बड़ी बहन की एक छोटी सी सरल भाषा के द्वारा उनके थैले से निकालते हुए कहानी की किताबों के बारे में कह करके आपके अध्ययन की, स्वाध्याय की प्रेरणा को जगा रहे थे। चाहे आपके विद्यालय के इतने बड़े पुस्तकालय की किताबों को निकालने के लिए वो भी अपने ही घर से इतनी बढ़िया प्रेरणा दे रहे थे। अगर विद्यार्थियों अगर सोच सको तो यही कमिश्नर साहब शायद पता नहीं एक आधा और राहुल देव आपसे अगली बार जो है प्राप्त कर सकता है ये गांव, ऐसा मेरे को विश्वास है, आशा है। मैं आपको नव वर्ष की पुनः हार्दिक बधाई और इस आशा के साथ कि आप बहुत नया करके दिखाएं इस बार, इन्हीं शब्दों के साथ ओम। बहुत बहुत धन्यवाद शास्त्री जी का। लड़कियों साइड से ये अभी अगली जो कार्यक्रम है बच्चों के लिए प्रसाद का प्रबंध है। लड़कियां जो है इस गेट से बाहर प्रसाद ले लेंगे, बच्चे लड़के जो है इस गेट से, और गांव के जो भी लोग हैं वो सर से बातचीत करनी है, मीटिंग टाइप में जो भी है वो यहीं बैठ सकते हैं। बाहर जो बैठे हैं वो भी अंदर आ जाएंगे।